हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले अपन बात करने वाले एग्जाम सिलेबस की, जो अपन ने ऑलरेडी पहले ही पिछली क्लासों में एक स्पेशल जो क्लास ली है सारे सिलेबस, क्योंकि जब भी अपन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले होते हैं तब सबसे बड़ा जो रोल रहता है अपना सिलेबस है वो अपने को पता होना चाहिए। पीवाईक्यू उसके बाद में सबसे बड़ा जो अपना नेक्स्ट स्टेप है पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, क्योंकि भीड़ चाल नहीं चलना है। पीवाईक्यू हमें बताता है कि वास्तव में एग्जाम की डिमांड क्या है, कौन से वो एमसीक्यू है जो बेसिकली अपने को सिलेक्शन के अंदर हेल्प करेंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ना तो है नहीं और सिर्फ मेहनत ही मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन अपना डायरेक्शन जो सही नहीं है तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको असफलता देखने को मिल सकती है। इसलिए किरोशा एकेडमी हमेशा पीवाईक्यू पे फोकस करता है और उसके साथ में गोल ओरिएंटेड जितने भी आपके सेलेक्टेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना, उसी एमसीक्यू जो पीवाईक्यू से अपन जो टॉपिक्स हैं उठाते हैं कि वापस नेक्स्ट एग्जाम के अंदर कौन सा एमसीक्यू आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये सारा का सारा आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्लास से डेली लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। ऐप के अंदर किरुषा एकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको कंप्लीट एमसीक्यू बैच अवेलेबल है हर एग्जाम के अंदर। आपका एनसीएल का एग्जाम है बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। निरंतर हम एक मात्र सबसे बड़ा देश का ये प्लेटफॉर्म है जहां पे एनसीएल की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाती है। और नर्सिंग ट्यूटर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है। और अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि सर राजस्थान एनएचएम के अंदर जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए, क्योंकि वैकेंसी का अगर मैं बात करूं तो 12,000 बहुत बड़ी वैकेंसी है, उसके लिए भी बहुत जल्दी से यहाँ पे डेली क्लासेस चलेगी और आपकी नर्सिंग के साथ में नॉन नर्सिंग भी कंप्लीट यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। अपने फ्रेंड्स से जरूर ये शेयर कीजिएगा कि किरोशा एकेडमी के ऐप से जुड़े और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। टेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि टेस्ट बिकम परफेक्ट, ठीक है ना, टेस्ट मेक बिकम परफेक्ट। उड़ती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती और बुलंद हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। अपने हौसले बुलंद कर दीजिए, अपनी तैयारी का जो आगाज है वो अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। एग्जाम देखिए, एक एग्जाम जाएगा, दूसरा एग्जाम आएगा, फिर वो जाएगा, तीसरा आएगा। एग्जाम की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन में कभी कमी मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना फर्स्ट एमसीक्यू डेली यहाँ पे लाइव क्लासें भी चलती हैं। आपकी कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है वो भी यहाँ पे सबसे पहले आपको दे दी जाएगी, इसलिए जुड़िए। हमेशा आपने सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कोई भी न्यू नोटिफिकेशन है आपके पास में सबसे पहले पहुंचाया जा सके। तो आज का ये फर्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। देखिए एग्जाम का कुछ पैटर्न भी इस तरह से है, आप हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं और अपन बेसिकली फोकस करेंगे इंग्लिश के ऊपर, ठीक है ना। द फर्स्ट एमसीक्यू ऑन द, केयरफुली रीड कीजिएगा आपके स्लाइड के ऊपर। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट आस्किंग अबाउट दिस एमसीक्यू, केयरफुली रीड कीजिएगा। ए पेशेंट इन ए बैरियर नर्सिंग रिक्वायर ए ब्लड टेस्ट, ठीक है ना, विच स्टेप मस्ट द नर्स टेक इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर। अपने से बेसिकली ये सिनेरियो बेस है, आपके जो एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल बेस है। एमसीक्यू अभी बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर काम करें, स्पेशली जो जीएनएम के कैंडिडेट्स हैं, उनसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपके लिए तो मस्ट एक्सपीरियंस, तो आप हॉस्पिटल के अंदर तो प्रैक्टिस करते ही हैं, लेकिन आप उसको थ्योरी के साथ को रिलेटेड करके अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। द फर्स्ट एमसीक्यू आपने केयरफुली रीड कर लिया होगा। फर्स्ट ऑप्शन रीयूज ग्लव, यानी अपने से सबसे पहले अपन समझते हैं कि क्या कह रहा है एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू अपने से ये कह रहा है कि आपने क्या क्या है, ब्लड सैंपल ले लिया, ठीक है, ब्लड सैंपल तो ले लिया। अब ब्लड सैंपल लेने के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो अपने से ये पूछ रहा है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, ये अपने से बेसिकली पूछ रहा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर कीजिएगा, द फर्स्ट ऑप्शन इज द रीयूज ग्लव्स फॉर द नेक्स्ट पेशेंट, या फिर बी ऑप्शन है अपने पास में डिस्पोज ऑफ ग्लव्स इन ए रेगुलर ट्रेस्टबिन, या फिर सी रिमूव ग्लव्स एंड वॉश हैंड्स थ्रूली, एंड डी ऑप्शन है लीव ग्लव्स ऑन द प्रिपेयर पेपर वर्क। तो रीयूज तो बिल्कुल नहीं करना है, गलत बात। देखिए जब भी अपन ब्लड सैंपल लेते हैं ग्लव्स जरूर पहनते हैं और हैंड वॉशिंग करके ही करते हैं, ठीक है ना। डिस्पोज ऑफ ग्लव्स इन ए रेगुलर टेस्ट बिन, ये बात भी बिल्कुल सही है। देन सी ऑप्शन रिमूव ग्लव्स एंड हैंड वॉश थ्रूली, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि
कंप्लीट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली अगर मैं बात करूंगा कि उससे प्रिवेंशन करके आपके जो क्रॉस इन्फेक्शन से जो प्रिवेंशन करेगा, ठीक है ना, क्रॉस इन्फेक्शन से अगर कोई प्रिवेंशन करेगा तो सबसे बेस्ट जो मेथड रहने वाला है वो क्या रहेगा आपका, हैंड हाइजीन। याद रखिएगा, हैंड हाइजीन बेसिकली आपका रहने वाला है या फिर हैंड वॉशिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या करना है आपको, जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता उस ग्लव्स को आप डस्टबिन के अंदर आप प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप वेस्ट बिन के अंदर डाल के देन आप हैंड वॉशिंग कीजिएगा। ठीक है ना, ये अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, केयरफुली रीड कीजिएगा। A patient in a long term care facility developed a pressure ulcer। ठीक है, पेशेंट क्या है, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी डेवलप ए प्रेशर अल्सर। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर अल्सर होता क्या है। प्रेशर अल्सर की अगर मैं बात करूंगा तो बेसिकली अगर मैं बात करता, ये बात बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, अपन ने बहुत बार भी एमसीक्यू ये इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यू बनते हैं वो भी अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर अल्सर सबसे पहली बात करूं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेक्यूबाइटस अल्सर। डेक्यूबाइटस अल्सर, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा, पेप्टिक अल्सर है आपके, प्रेशर अल्सर है, डेक्यूबाइटस अल्सर है। सबसे मेन जो कोज होता है कि लॉन्ग टाइम बेड रिडन पेशेंट होते हैं आईसीयू के अंदर या फिर वार्ड के अंदर। ऐसे पेशेंट जो क्या है लॉन्ग टाइम से एक ही पोजीशन के अंदर हैं और उनको 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, 24 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं कि पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर मोस्टली देखा जाता है कि जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया है, अब बोनी प्रोमिनेंट एरिया कौन से होते हैं, जैसे आपकी एल्बो है, नी है, और मोस्ट कॉमन जो आपका प्रोमिनेंट एरिया है वो है आपका सेक्रम। याद रखिएगा, मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया, ठीक है ना, मोस्ट बोनी प्रोमिनेंट एरिया कौन सा होगा डियर, सेक्रम। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया, ये एमसीक्यू है। देन उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, तो प्रेशर बेसिकली सीधी सी बात है, ऐसी जगह पे प्रेशर ज्यादा लगेंगे, प्रेशर ज्यादा लगने के बाद इश्चीमिया, ठीक है ना, याद रखें मेन कॉज दिस इज कॉल्ड इश्चीमिया। इश्चीमिया के कारण टिश्यू नेक्रोसिस, सेल नेक्रोसिस, जो वहां पे सेल डेथ होने के कारण प्रॉपर हीलिंग नहीं होती और जो वुंड है वो माइनस से मॉडरेट एंड देन सीवियर इज द डीप, ठीक है, डीप कंडीशन के अंदर चला जाता है और फिर वो बेसिकली बहुत ज्यादा दिक्कत करता है पेशेंट, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है। इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा तो कितने स्टेज देखने को मिलती हैं, फोर्थ स्टेज। याद रखिएगा कितनी स्टेज देखने को मिलती है, फोर्थ स्टेज। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका ओनली फॉर सुपरफिशियली जो स्किन है वो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगी, रेडनेस प्रेजेंट होगा, स्वेलिंग में भी हो सकती है और पेन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मोस्टली होता ही है। लेकिन सेकेंड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों इन्वॉल्वमेंट होते हैं और ये बेसिकली आपका सीवियर पेनफुल कंडीशन है, ठीक है ना, याद रखिएगा सीवियर पेनफुल की कंडीशन है। के साथ में आपके एपिडर्मिस और डर्मिस जो लेयर है स्किन की वो इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूंगा डियर, थर्ड स्टेज के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है, थर्ड स्टेज के अंदर आपके एपिडर्मिस डर्मिस के साथ में अब सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं। अब सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्वमेंट होंगे तो सीधी सी बात है नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होगी, नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, वहां पे पेन के सेंसेशन नहीं पता चलेंगे, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, पेनलेस कंडीशन बोला जाता है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे थर्ड स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, पेनलेस कंडीशन। उसके बाद में मैं फोर्थ स्टेज की तरफ जाऊंगा। फोर्थ स्टेज के अंदर आपका एपिडर्मिस डर्मिस सबक्यूटेनियस के साथ में अब मसल्स एंड बोन लिगामेंट है वो भी इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, यानी बोन्स दिखना स्टार्ट हो गई हैं, वो भी अफेक्ट हो गई हैं। अगेन यहाँ पे ये कंडीशन कौन सी रहेगी, पेनलेस कंडीशन रहेगी और सबसे सीवियर कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब ये तो अपन ने समझा है वास्तव में प्रेशर अल्सर होता क्या है या फिर डेक्यूबाइटिस अल्सर क्या होता है। अब मैं बात करूंगा प्रिवेंशन, ठीक है ना, प्रिवेंशन क्या करेंगे, तो सबसे बेस्ट प्रिवेंशन और नेचुरल तरीका अपने पास में ये
कि अपने को क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है ना। सबसे पहला ही जो अपने पास में रहेगा वो क्या करना है, पोजीशन को क्या करना है डियर, पोजीशन को क्या करना है आपको चेंज करना है, और वो भी विद इन एवरी 2 आवर, ठीक है ना। याद रखिएगा एवरी 2 आवर के अंदर अंदर अपने को क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है। हर 2 घंटे के बाद में आपको उसको लेटरल पोजीशन या फिर लेफ्ट राइट लेटरल पोजीशन दे सकते हैं। कुल मिला के जिस जगह पे जो प्रेशर जो लग रहा है वहां से आपको प्रेशर को हटाना है, और बेसिकली बात यही है कि आपको चेंज द पोजीशन, ठीक है। उसके बाद में आप प्रॉपर प्रोटीन डाइट दे सकते हैं, जिससे टिश्यू जो नेक्रोसिस हुए हैं, जो सेल डेथ हुई, न्यू टिश्यू ग्रोथ के अंदर हेल्प करेगा। और बिल्कुल हैंड हाइजीन तो रखना ही है। उसके बाद में आपको स्टेराइल टेक्निक भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, अपने से क्या पूछा गया, इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिंग फर्दर स्किन ब्रेक डाउन, ठीक है। तो मोस्ट इफेक्टिव अपने पास में क्या प्रिवेंशन का मेथड रहेगा, ये ऑप्शन अपने पास में रेगुलर पोजिशनिंग, रिपोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट एवरी 2 आवर, ये बात बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन क्या है, सही है, बी ऑप्शन अप्लाई लोशन विदाउट रिपोजिशनिंग, बिल्कुल करना है, लेकिन विदाउट रिपोजिशनिंग काम नहीं आएगा। यूजिंग स्कैन नॉट फॉर, दिक्कत नहीं है यहाँ पे, इतना जरूर ये बेसिकली यहाँ पे हेल्पफुल नहीं रहेगा। कवरिंग अल्सर कभी भी कवर नहीं करना है, ठीक है ना। जितना खुला रखेंगे उतना ही ज्यादा हीलिंग की प्रोसेस बढ़ेगी। ये ऑप्शन क्या चलेगा, राइट आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, which metabolic pathway is directly responsible for the conversion of excess glucose into glycogen in the liver, क्या प्रोसेस कहलाता है जब ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। जब आप एक्सेस से बहुत ज्यादा फैट इंटेक करते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, शुगर इंटेक करते हैं, जरूरत से ज्यादा, जहां बॉडी को इतनी नीड नहीं रहती है लेकिन अपन फिर भी खाते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता है कौन सी जगह पे होता है, बेसिकली अपना लीवर जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, वो बेसिकली इसका काम है, ये आपका क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। और जब आप फास्टिंग करते हैं या फिर आप भूखे होते हैं, तब यही वापस ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसी को अपन बेसिकली बात करते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस, ठीक है ना। याद रखिएगा इसकी को अपन क्या बोलते हैं, सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस नॉट, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है ना। याद रखिएगा ग्लाइकोजिनेसिस, ये बेसिकली क्या रहेगा आपका ग्लाइकोजिनेसिस। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। ब्रेक डाउन होना किसका, ग्लूकोज का। लाइपोजेनेसिस बेसिकली फैट का ब्रेक डाउन, ठीक है ना। फैट का क्या होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड लाइपोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोजिनेसिस। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा डियर, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि, क्योंकि देखिए बेसिकली जो इंसुलिन है, ठीक है ना, याद रखिएगा जो इंसुलिन है वो अपने को बेसिकली जो ब्लड के अंदर जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। और इंसुलिन बेसिकली डायबिटीज के अंदर भी यही देखते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 के अंदर। टाइप 1 के अंदर बेसिकली आपका जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलेटस है, वहां पे दिक्कत ये होती है कि ये यंगर के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे जो पेनक्रियाज है, बीटा सेल्स जो बेसिकली प्रोडक्शन करती है इंसुलिन का, वहां पे इंसुलिन का बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन के कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो बेसिकली जो अपने ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज इकट्ठा हो रहा है वो टारगेट टिश्यू तक कौन पहुंचाएगा, तो ब्लड के अंदर ही बढ़ता जाएगा और हाइपरग्लाइसीमिया और बहुत ही ज्यादा सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक या एसिडोसिस देखने को मिलता है, कीटो एसिडोसिस देखने को मिलता है, ब्रेकडाउन होंगे फैट्स आपके, और वेट लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, सीवियर है। टाइप 1 मोस्टली यंगर के अंदर होता है। अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप की बात करूं तो ये बेसिकली ओल्ड एज के अंदर होता है। उसके अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो प्रॉपर बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन तो करता है, लेकिन बॉडी उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाती है, इसलिए यहाँ पे अगेन ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और आपको हाइपरग्लाइसीमी का बेसिकली डिजीज हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, कौन सी, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। एक्सेसिव थ्रस्ट लगेगी, एक्सेसिव हंगर होगा एंड
यूरिन है वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर बाहर आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बेसिक सा नॉलेज है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेनली कंट्रोल थिंकिंग? याद रखिएगा थिंकिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्रेन की, बेसिकली अगर मैं बात करूं कुछ पार्ट हैं, ठीक है ना, 4 पार्ट हैं, उनको अलग अलग काम सौंपा गया है। जैसे सबसे पहला है अपना फ्रंटल, ठीक है ना, फोर साइड जो फोरहेड, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल। फ्रंटल क्या करता है? थिंकिंग एंड रीजनिंग। जो अपन सोचते हैं वो बेसिकली इसके लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल रहेगा? थिंकिंग, ठीक है ना। फ्रंटल की अगर मैं बात करूं, फ्रंटल की अगर मैं बात करूं माय डियर, तो ये बेसिकली आपका थिंकिंग, रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा देन ऑक्सीपोटल, ठीक है ना, सबसे पहला जो अपने पास में है ऑक्सीपिटल। जब भी अपन किसी चीज को देखते हैं, विजन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल रहता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल, ठीक है। बहुत ही बाहर एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि विजन के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल रहेगा, तो वो आपका कौन सा रहने वाला है? ऑक्सीपिटल। याद रखिएगा, विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल आपका ऑक्सीपिटल। देन फ्रंटल आपका हो गया है आपका थिंकिंग, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? फ्रंटल। अब मैं बात करता हूं सी, पेराइटल। पेराइटल अगर मैं बात करूंगा, पेराइटल बेसिकली आपके पेन, ठीक है ना, आपको पेन के सेंसेशन बेसिकली इस पार्ट के कारण ही आता है। पेन के बाद में टच, ठीक है ना, ये आपको याद रखिएगा, टच। देन टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे के सारे बेसिकली पेराइटल लोब के अंदर। टेम्पोरल लोब की अगर मैं बात करूंगा, ये बेसिकली आपका ऑडिटरी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है ना, ऑडिटरी के लिए। जो आपका हियरिंग, ठीक है, हियरिंग एंड बैलेंस के लिए। देन दिस मेमोरी के लिए भी बेसिकली आल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, मेमोरी के लिए भी क्या रहेगा आपका? टेम्पोरल। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? यहाँ पे अपने से क्या पूछा गया है? थिंकिंग, ठीक है ना, थिंकिंग कौन कंट्रोल करेगा? आपका फ्रंटल, ठीक है। बी ऑप्शन क्या चला जाएगा? राइट आंसर। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कंफ्यूजन नहीं होना है, डायरेक्ट आपको राइट जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाके क्लिक करना है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग इज एन ऑटोनोमस, ठीक है, बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कंट्री, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द। बेसिकली अपने से ये पूछा गया है कि जो आईएनसी हैं, जितने भी अपन नर्सिंग स्टूडेंट हैं, जो नर्सिंग कर रहे हैं, वो बेसिकली एक अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं। अपने को जो लाइसेंस लाइसेंस बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है, अपने जो कॉलेज हैं, उनको सबको जो लाइसेंस है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? आईएनसी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। आईएनसी बेसिकली आपके जितने भी स्टेट की नर्सिंग काउंसलिंग है, उनको भी ये रजिस्ट्रेशन देने का काम करते हैं। इनका बेसिकली एस्टैब्लिश, ठीक है ना, इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कब हुई है, ये बेसिक सा अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है, और कौन सा रहने वाला है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग बेसिकली ऑलरेडी एमसीक्यू के अंदर दिया गया है, लेकिन जो सन है वो बेसिकली क्या रहने वाला है? तो याद रखिएगा, भारत कब आजाद हुआ था? 1947 के अंदर, ठीक है ना, 1947 के अंदर ही यहाँ पे आपका इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग एक्ट बन गया था। बी ऑप्शन। देखिए कितना बड़ा प्रोफेशन है। और दिल्ली के अंदर याद रखिएगा आईएनसी कहाँ पे है? याद रखिएगा आईएनसी आपके दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। बी ऑप्शन क्या चला जाएगा? राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। 1947 इज द राइट आंसर। हाँ, देन अपन बात करने वाले हैं एनसीएल, ठीक है ना, बहुत ही खास इंफॉर्मेशन। जितने भी बच्चे एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बहुत ही 47 के अंदर जो पोस्टें आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हैं, और वैकेंसी बहुत अच्छी हैं। और पोस्टें अगर मैं बात करूं तो इतनी भी कम नहीं है कि आप प्रिपरेशन नहीं करें। प्रिपरेशन जरूर कीजिए। फिरोशा लेके आया है आपके लिए मात्र 399 के अंदर मोस्ट जो सेलेक्टेड, जो आपको सिलेक्शन के लिए जो हेल्प करेगा, टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक बिकम परफेक्ट, 20 टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इन 20 टेस्ट के अंदर अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस कीजिए, इतना कॉन्फिडेंट कीजिए कि आने वाले एग्जाम के अंदर आपको श्योर श्योर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप एमसीक्यू क्रेश कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप के अंदर सारे जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी के द्वारा सारे लेक्चर लिए गए हैं। टेस्ट प्रैक्टिस है, वो आपको टेस्ट भी हैं, वो भी फैकल्टी के द्वारा सेलेक्टेड जो एमसीक्यू होते हैं एग्जाम के अंदर आने वाले, वो सारे के सारे सिलेक्ट किए जाते हैं। मात्र 1900 के अंदर आपको ये एमसीक्यू बैच मिलने वाला है, तो जरूर परचेज कीजिए अपने फ्रेंड्स के इस
सेशन को शेयर कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिए। द नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द एसेंशियल रोल ऑफ द नर्स। देखिए नर्स का क्या एसेंशियल रोल रहने वाला है, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, यानी जो आवश्यक जो भूमिका है वो क्या है, एक नर्सिंग ऑफिसर की मेन जो भूमिका है वो क्या है। देखिए जब मैं बात करूं 21वीं सदी से पहले की, अगर मैं बात करूंगा तो पहले आपको डॉक्टर की प्रायोरिटी फर्स्ट है, ठीक है ना, यानी जो डॉक्टर साहब बोलेंगे वो ही करना है, ठीक है ना। वहां पे अगर डॉक्टर साहब ने बोल दिया इंजेक्शन देना, ये करना है, ये करना, तो ये करना, उनके अलावा अपने को कुछ नहीं करना। लेकिन अब ये समय चेंज हो गया, उसके बाद में प्रायोरिटी आई कि आपको सबसे पहले पेशेंट की केयर की परवाह करनी है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब की बिल्कुल आज्ञा का कहना मानना है, लेकिन उससे भी पहले पेशेंट की केयर को आप क्या दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे। तो ये कुछ चेंजेस आया है, ध्यान रखिएगा। अपने से क्या पूछ रहा है, एसेंशियल रोल, ठीक है ना। एसेंशियल रोल बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग बैंक लोन, ये इसका कोई रिलेशन नहीं है। कुकिंग पेशेंट बिल, क्या आप खाना बनाने का काम करेंगे, नहीं। डायग्नोसिस कैंसर कॉजेज, ये भी अपना रोल नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोवाइडिंग पेशेंट केयर, पेशेंट की बराबर केयर देना, ये बेसिकली किसका रोल रहता है, ये अपने हिस्से में आता है, ठीक है ना। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, ठीक है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो यही अपना नर्सिंग प्रोफेशन है, यही अपना इथिक्स है, ठीक है ना। तो एथिक्स क्या कहता है, सबसे पहले पेशेंट की सेवा करनी है, केयर करनी है, उसको कंप्लीट केयर देना है, यही अपने नर्सिंग के एथिक्स हैं। और अगर मैं बात करूं कोड ऑफ एथिक्स, जो अपन फंडामेंटल के अंदर भी पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक्स है, एग्जाम के अंदर उससे रिलेटेड हर बार एमसीक्यू देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जरूर उसको देख लीजिएगा, एग्जाम में आपके एमसीक्यू जरूर देखने को मिलेंगे, अपन भी यहाँ पे सारे एमसीक्यू उससे रिलेटेड करवाएंगे, ठीक है ना। द नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पीस ऑफ पीपीई। पीपीई क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, याद रखिएगा, पर्सनल आफ्टर कोरोना के बाद में सबको इस चीज के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है ना। शायद उससे पहले तो सिर्फ हॉस्पिटल वाले स्टाफ को पता था, लेकिन पीपीई किट के बारे में हर एक को कोरोना जब से आया उसके बाद में पता चल गया है, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में अपने से पूछा गया है, डॉन, ठीक है ना, टू बी डॉन, यानी डॉनिंग एंड डॉफिंग, ठीक है ना, याद रखिएगा, डॉनिंग एंड डॉफिंग दो प्रोसेस होती है। पीपीई किट को जो पहनने की जो प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड डॉनिंग, एंड वापस रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, डॉफिंग, ठीक है ना। तो डॉनिंग के अंदर अपन बात करने वाले हैं, अपने से क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट पीस, ठीक है ना, फर्स्ट पीस ऑफ द पीपी टू बी द डॉन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अपने को क्या करना है, ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपने को क्या करना है, ग्लव्स पहनना है, क्योंकि हैंड वॉशिंग यहाँ पे है नहीं, तो हैंड वॉशिंग करते हैं अपन, ठीक है। ग्लव्स आपको पहनना है, उसके बाद में आप मास्क पहनेंगे, देन आप फेस शील्ड, एंड देन फाइनली इज द गाउन, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा आपका, ग्लव्स। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। एक होता है आपका बेसिकली, अगर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे गाउन नहीं करना, सॉरी यहाँ पे आप ग्लव्स नहीं करेंगे, गाउन करेंगे, ठीक है। और डोपिंग के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो डोपिंग के अंदर हमेशा याद रखिएगा, आप सबसे पहले ग्लव्स को रिमूव करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्लव्स को रिमूव करेंगे, देन आपका फेस मास्क है, जो आई शील्ड है उसको, देन फाइनली आप लेफ्ट में आप क्या करोगे, गाउन को रिमूव करेंगे। लेकिन पहनेंगे कौन सा सबसे पहले, गाउन, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री। व्हाट इज इंक्लूडेड, यानी जो आपका व्यक्तिगत एंड सामाजिक इतिहास में क्या शामिल होता है, ये एमसीक्यू पूछ रहा है। दो ऑप्शन है आपके पास में, द पेशेंट्स बर्थ वेट, बी ऑप्शन अपने पास में द पेशेंट्स लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड ऑक्यूपेशन, या फिर सी ऑप्शन अपने पास में द पेशेंट लैब वैल्यू, या फिर द हॉस्पिटल्स विजिटर रूल्स। तो ये तो दोनों हो गए गलत, ठीक है। अब बात कर रहे हैं द पेशेंट्स बर्थ वेट, तो ये भी अपना बेसिकली नॉट रिलेटेड इन द पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री।
लेकिन द पेशेंट्स लाइफ स्टाइल हैबिट्स एंड ऑक्यूपेशन, ये बेसिकली किसके अंदर आता है, आपका सोशल हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। लाइफ स्टाइल जो हैबिट है वो क्या रहेगा, आपका पर्सनल रहेगा। देन अगर मैं बात करूंगा ऑक्यूपेशनल, वो आपका क्या है, पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री के अंदर आएगा। पी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली अगर मैं बात करूं अपनी जीवन शैली क्या है, आपकी जो आदतें क्या है, आपकी जो सोशली क्या है, ये सारे के सारे किसके अंदर चला जाएगा, आपका सोशल हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री के अंदर। बाकी सारे के सारे आपके पर्सनल नहीं रहने वाले हैं, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। एग्जाम के अंदर भी ऐसे एमसीक्यू बहुत बार पूछे जाते हैं। ड्यूरिंग पेरिनियल केयर, द नेक्स्ट एमसीक्यू केयरफुली रीड कीजिएगा। द पेरिनियल केयर फॉर ए फीमेल पेशेंट विच टेक्निक इज एसेंशियल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। पेरिनियल सबसे बड़ी दिक्कत रहती है फीमेल्स के अंदर, कौन सा, यूटीआई, ठीक है ना। यूटीआई सबसे बड़ा दिक्कत है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। अगर बात करूं मैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन के द्वारा भी जो सबसे बड़ा फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है वो यूटीआई, ठीक है ना, याद रखिएगा। यूटीआई बेसिकली पेशेंट जो फीमेल पेशेंट है उनके अंदर यूटीआई सबसे बड़ा देखने को कारण मिलता है इन्फेक्शन का। तो अपने से क्या पूछा गया है कि पेरिनियल केयर फॉर ए फीमेल पेशेंट, ठीक है, विच टेक्निक इज एसेंशियल। अब बात कर रहे हैं कि जो पेरिनियल एरिया है, ठीक है ना, फीमेल्स का जो पेरिनियल एरिया है उसको जो प्रॉपर क्लीनिंग करने का जो तरीका क्या रहने वाला है, इसके लिए टू प्रिवेंट द रिड्यूस द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को कम करने के लिए अपने पास में बेस्ट टेक्निक कौन सी रहेगी, पेरिनियल केयर के लिए, ठीक है ना। जो आपका पेरिनियल एरिया है उसको क्लियर करने, यानी जो विजाइना एंड एनल के बीच का जो एरिया है उसको क्लीनिंग करने का। तो क्लींस फ्रॉम द फ्रंट टू बैक ड्यूरिंग पेरिनियल केयर, तो यही बेसिकली राइट आंसर रहेगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा क्लीन फ्रॉम द फ्रंट टू बैक, यानी सबसे पहले आपको फ्रंट से बैक, क्योंकि बेसिकली आपको यूटीआई होने के चांसेस रह सकते हैं। उससे यूटीआई से प्रिवेंशन करने के लिए आपको वेजाइना से जो बेसिकली बात करूं वहां से फ्रंट से लेके आपको बैक की तरफ क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है ना। अगर आप बैक से लेके फ्रंट की तरफ क्लीन करेंगे तो जो बैक का जो बैक्टीरिया वायरस है वो आपके फ्रंट की तरफ आके यूटीआई कोज करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे का सारा बेसिकली प्रोसेस है। ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रंट से लेके बैक अपने को क्या करना है, क्लीन करना है। इसको पेरिनियल एरिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, पेरिनियल एरिया की मैं बात कर रहा हूं। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं वेजाइना से लेके एनल की तरफ अपने को क्या करना है, क्लीन करना है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following reports is used while sending a patient to a different hospital or healthcare facility for a specialized care और एडवांस डायग्नोसिस। देखिए जब भी अपन किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो शायद वहां पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो, कुछ टेस्ट हैं वो हायर अथॉरिटी की तरफ जाना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हैं तो वहां पे आपको जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ऑटोनोमस हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े के साथ में मेडिकल कॉलेज हैं आपके अटैचमेंट होते हैं, जैसे एम्स हो गए और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहां पे बेसिकली ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। पेशेंट को क्या किया जाता है, रेफर किया जाता है हाई फैसिलिटी के लिए। कुछ इक्विपमेंट की कमी होने के कारण या फिर स्पेशलाइज जो डॉक्टर होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल हैं, एम्स है, एमडी में, इस तरह से बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है वहां पे सारी फैसिलिटी आपके इंस्ट्रूमेंट टेस्ट वगैरह सब अवेलेबल होते हैं। इसके लिए अपने से क्या पूछा गया है कि स्पेशल केयर एंड एडवाइस डायग्नोसिस फॉलोइंग रिपोर्ट is used while sending a patient different hospital or healthcare facility for a specialized care advanced diagnosis, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली अपन किसके अंदर लेंगे, इंट्रा फैसिलिटी ट्रांसफर रिपोर्ट, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अपन कहीं भी ट्रांसफर करते हैं पेशेंट को तो रिकॉर्ड जितना होगा वो सारा का सारा आपको साथ में लेके जाना है। क्योंकि जब तक आप नेक्स्ट सबसे पहले जब भी आप किसी दूसरे हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे आपको ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले जो आपकी पिछली हिस्ट्री है, जो सारे रिकॉर्ड हैं वो उनको देना जरूरी है, ठीक है ना। जब तक उनको नहीं देंगे पता नहीं चलेगा कैसे आपके जो सारे के सारे बेसिकली रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे, तो पेशेंट की एक्चुअल कंडीशन के बारे में पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कौन सा ट्रीटमेंट दिया है, क्या इसका ट्रीटमेंट चल रहा, कौन सा इंजेक्शन है, ये सारी की सारी बातें इंट्रा फैसिलिटी ट्रांसफर रिपोर्ट के अंदर अपन दे सकते हैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। Then next MCQ, a hiker suffers a deep cut on his forearm while trekking in the wood, ठीक है।
विच बैंडेजिंग टेक्निक शुड बी द अप्लाई टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड सिक्योर ड्रेसिंग इफेक्टली। ठीक है, एक हाइकर क्या है बेसिकली ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रैकिंग के करते दौरान उनको कोई डीप वुंड हो गया है, चोट लगी है जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही है। ओके, मान लिया ब्लीडिंग हो रही है, विच बैंडेजिंग यानी जो आप बैंडेजिंग करेंगे वो क्या तरीका रहने वाला है। तो बैंडेजिंग करने का सीधा सा तरीका ये है कि जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको सबसे पहले आपको स्टॉप करना है। अब कैसे स्टॉप करेंगे, तो जिस साइड से जिस वुंड से ब्लीडिंग हो रही है उसको डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब तक आप प्रेशर नहीं लगाएंगे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, ठीक है ना। तो अपने पास में तो सीधा एक ही फॉर्मूला है, आपको क्या कीजिए, यूज ए प्रेशर बैंडेज ड्रेप्ड फर्मली ओवर द ड्रेसिंग, ठीक है ना। बाकी कवर इतना रेप नैरो ट्रिप ये इतना एसेंशियल नहीं है। अप्लाई ट्रायंगुलर बैंडेज इज नॉट नीडेड, लेकिन हाँ आप डायरेक्ट प्रेशर बैंडेज रैप्ड फर्मली ओवर द ड्रेसिंग, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। जब भी याद रखिएगा, देखिए आपकी गाइडलाइन भी अब चेंज हो चुकी है। जो आप पहले एबीसी पढ़ते थे, एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे, अब उसके अंदर पहले आपका अब क्या आएगा, ब्लीडिंग, ठीक है ना। ब्लीडिंग को स्टॉप करना प्रायोरिटी है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, ठीक है ना। ये भी अभी न्यू गाइडलाइन आ गई है, तो याद रखिएगा। Then next MCQ, in a patient with a history of mastectomy, mastectomy यानी ब्रेस्ट को रिमूव किया गया है ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कैंसर का पेशेंट है। फीमेल के अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और दूसरा सर्वाइकल कैंसर की भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे मेस्टेक्टोमी से रिलेटेड बात है तो अपन किसकी बात करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर की। और जो लेफ्ट साइड का जो बेसिकली अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट रिमूव किया गया है, विच साइट should the nurse avoid when measuring the blood pressure and why, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अपने से क्या पूछा गया है कि लेफ्ट साइड का तो क्या है, ब्रेस्ट रिमूव यानी मेस्टेक्टोमी हो गई है, तो अब अपने को बीपी लेना है, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना है। तो कौन से हैंड से नहीं लेना है और क्यों नहीं लेना है, ये अपने से एमसीक्यू पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, जिस साइड से ब्रेस्ट रिमूव किया है उस साइड से आपको कभी भी बीपी मेजरमेंट नहीं करना है, क्योंकि मेजरमेंट करेंगे नेरोकिस्टिक्स सॉरी जो वेंस से वो थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, वार्म्ड होगी, उसके कारण रप्चर होने के, ब्लड वेसल रप्चर होने के चांसेस रहेंगे। और जब आपका लिम्फ रिमूव किया गया है तब तो हमेशा याद रखिएगा कभी भी उस साइड से आपको बीपी मेजरमेंट नहीं करना है और उस साइड से आपको हो सके तो आईवी कैनुला भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी साइड से, जिस साइड से मेस्टेक्टोमी हो रखी है, लेफ्ट साइड बिल्कुल, लेफ्ट आर्म टू प्रिवेंट लिम्फेडिमा एंड दिस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे राइट आंसर क्या चला जाएगा, लेफ्ट आर्म करना है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड को बेसिकली अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से कभी भी अपने को बीपी मेजरमेंट नहीं करना, ठीक है। तो ये अपने आज के एमसीक्यू थे। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। आज का ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसी तरह बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़िए, कृषा एकेडमी को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर दिस सेशन।